नमस्कार, मैं चंद्रशेखर पटेल देव संस्कृति विश्वविद्यालय से। मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं लर्न फ्रॉम लीडर्स के सीजन 5 में। जैसा कि आप सभी अवगत ही हैं कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय अपने आप में एक अनूठा विश्वविद्यालय है। यहाँ पर हम शिक्षा के साथ साथ विद्या के समावेश की भी बात करते हैं। अगर आप देखेंगे, हमारे यहाँ से निकला हुआ प्रत्येक विद्यार्थी अपने प्रोफेशनल करियर में तो बहुत अच्छे तरीके से काम कर ही रहा है, अपितु इसके वो अपने स्पिरिचुअल डोमेन पे भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर ही रहा है। विश्वविद्यालय का हमेशा से ही यह प्रयास रहा है कि वह अपने बच्चों के बीच में नई ज्ञान की संचार की बातें हमेशा से करते रहें। बट इस कोविड की विषम समस्या के कारण फिजिकल रूप से तो हम विद्यार्थियों के बीच नहीं जुड़ पा रहे थे। इसी कार्य को करते हुए इस लर्न फ्रॉम लीडर्स की शुरुआत हुई, जहां पे ऑलरेडी हम 4 सीजन कर चुके हैं और इस 5वें सीजन पे हम पुनः आपके सामने उपस्थित हुए हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम के शुरुआत में हम आदरणीय प्रो वीसी सर डॉक्टर चिन्मय पंड्या सर से हम उनका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। इसके बाद हमारे कार्यक्रम की चेयरपर्सन डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी जी हैं तथा कार्यक्रम के को चेयरपर्सन तरुणेन सिंह जी हैं। हमारे कीनोट स्पीकर अरुण सूरी जी हैं तथा हमारे 2 एमिनेंट स्पीकर विवेक मिश्रा जी और प्रेमकांत साहू जी। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा अनुरोध है हमारे आदरणीय प्रो वीसी सर डॉक्टर चिन्मय पंड्या सर से, जो हम सभी के यूथ आइकन भी हैं, और यह कहना भी बिल्कुल अभिशोक्ति नहीं होगी कि हर एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो यूनेस्को हो चाहे WHO हो, वहाँ पे हमारे देश का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है सर से कि वह अपने ज्ञान से हमें अभिभूत करें। सभी भाई बहनों को लर्न फ्रॉम लीडर्स के इस 5वें एपिसोड की बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी मंगल कामनाएं। देखते देखते अपनी यात्रा आज इस 5वें पड़ाव पर आकर के खड़ी हो गई है, और जो इन विगत 4 एपिसोड्स के परिणाम निकल करके आए हैं, उनको देख करके मन एकदम खुशी से भर जाता है। शांति कुंज परिसर से निकले वो भाई बहन, गायत्री विद्यापीठ से, देव संस्कृत विश्वविद्यालय से निकले वो भाई बहन, जो उन कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन में पले बढ़े हैं, जिन्होंने अपना जीवन, अपनी पूरे जीवन की सारी क्षमताएं गुरुदेव के चरणों में, वंदनीय माता जी के चरणों में समर्पित कर दी। वो विद्यार्थी जो आज विश्व के कोने कोने में पहुंचे हुए हैं, उन्होंने जिस तरह से अपने अनुभव को अपने छोटे भाई बहनों के साथ साझा किया है, उसके जो उत्साहित कर देने वाले परिणाम निकल करके आ रहे हैं, उसको देख करके मन खुशी से भर जाता है। ये जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में इस तरह के प्रयासों की आवश्यकता पहले की तुलना में वैसे भी कई गुना ज़्यादा हो जाती है। आज की जो परिस्थितियां हैं वो हर दृष्टि से, हर मोड़ पर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हैं, और ऐसी परिस्थितियों में जो परिस्थितियों का निराकरण या निस्तारण संभव है, उनका जो समाधान संभव है, वो बाहर से नहीं बल्कि मनुष्य के मन के भीतर से ही संभव है। ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान कोई बाहर की परिस्थितियों से कर पाने की स्थिति में नहीं। इन समस्याओं का समाधान तो अंतःकरण के परिष्कार, व्यक्तित्व के परिशोधन और चेतना के जागरण से ही संभव है। जैसा प्रयास ये लर्न फ्रॉम लीड की श्रृंखलाएं करती हुई नजर आती हैं। भगवान बुद्ध के जीवन का घटनाक्रम आप लोगों को याद होगा। अंतिम क्षण थे उनके जीवन के, और उन्होंने आनंद को बुलाया और आनंद को बुला करके कहा कि आनंद, मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ, और जो मेरे जीवन का सारपूर्ण संदेश है वो मैं तुमको बताना चाहता हूँ। आनंद ने कहा, बताइए। उन्होंने कहा, अप दीपो भव, अपने दीपक खुद बनो, बाहर से प्रकाश की प्रतीक्षा मत करो, वो प्रकाश तुम्हारे भीतर है। जैसा कबीर दास जी कह करके गए कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग। जैसे तिल के अंदर तेल है पर दिखाई नहीं पड़ता, बाहर से तो तिल ही निकालना पड़ता है। जो चकमक में आग, चकमक पत्थर के अंदर आग है पर बाहर से दिखाई नहीं पड़ती, उसको दिखाने के लिए पत्थर को घिसना पड़ता है। तो बोले, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जो भगवान है वो हमारे भीतर ही बैठा है। उसको जगाने के लिए, उस प्रकाश के अवतरण
को सार्थक और साकार करना पड़ता है, जिसको कि सारे के सारे ऋषि मुनि विद्वान अध्यात्मवेत्ता बताते हुए आए हैं। न जाने कब से परंपरा चली आ रही है और इस बात को हर व्यक्ति कहता हुआ गया कि वो जब अंदर से चेतना का जागरण होता है तो वो औरों के लिए प्रकाश का कारण भी बनता है, माध्यम भी बनता है। और जो लर्न फ्रॉम लीड की जो श्रृंखला है, लर्न फ्रॉम लीडर्स की जो श्रृंखला है, ये श्रृंखला इसी सत्य को सार्थक करने वाली श्रृंखला है कि इस श्रृंखला के माध्यम से ऐसे प्रकाश के दीपक बारंबार निकल करके आ रहे हैं जो अपने जीवन के माध्यम से, अपने व्यक्तित्व के माध्यम से अनेकों को प्रकाश देते हुए आए। और आज का जो ये एपिसोड है ये भी कुछ इसी तरह के गंभीर व्यक्तित्वों को लेकर के आया है, जिनके जीवन के माध्यम से, जिनके व्यक्तित्व के माध्यम से अनेकों लोग प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज उनके इन अनुभवों को साझा करते हुए हमारे भीतर भी प्रकाश का एक ऐसा ही दीपक भीतर से जल सके जिसके जलने पर हमारा जीवन भी प्रकाशित होता है और हम अन्य के लिए भी प्रेरणा का कारण और माध्यम बनते हैं। ठीक वैसा ही जैसे कभी परम पूज्य गुरुदेव का, परम वंदनीय माता जी का जीवन रहा, जिनके जीवन के प्रकाश से आज भी असंख्य लोग, सहस्रों लोग प्रकाशित, आलोकित और आंदोलित होते हुए नजर आते हैं। ऐसा ही प्रकाश हमारे जीवन के अंदर, हमारे व्यक्तित्व के अंदर भी अवतरित हो सके, आज की श्रृंखला का यही आधार, यही माध्यम। बहुत सारी शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं आदरणीय प्रूवी सीशल का धन्यवाद ज्ञापन देना चाहूँगा, जिनके मार्गदर्शन से हम अभिभूत हुए। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के चेयरपर्सन डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी जी को बुलाना चाहूँगा, जो कि इंटरनल मेडिसिन फिजिशियन, केस ऑफ परमानेंट सेटल, वाशिंगटन, यूएसए से हैं। दीदी का शुरुआती शिक्षा हमारे गायत्री विद्यापीठ से ही हुई है और उनसे हमें शुरुआत में मार्गदर्शन मिलता रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है कि दीदी आएँ और अपना एक्सपीरियंस हम सभी से शेयर करें। सभी स्टूडेंट्स और विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट्स जो इस टॉक सीरीज़ को सुन रहे हैं, उन्हें मेरा प्रणाम। सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। मैं बहुत आभारी हूँ चिन्मय भैया की, जिन्होंने मुझे इस टॉक सीरीज़ में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का अवसर दिया। चिन्मय भैया एक बहुत बड़े कार्य के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है और बहुत प्रशंसनीय काम कर रहे हैं, और मुझे खुशी है कि मैं उनकी इस टॉक सीरीज़ का हिस्सा बन रही हूँ। So, what I'm going to share with all of you is my life's journey and how I overcome the obstacles that I faced, and where the learnings and values from Shanti Kunj helped me overcome that. तो डेफिनेटली गुरुदेव का आशीर्वाद हमेशा हम सब के साथ है, और जो भी आज मुझे मिला है वो सब कुछ गुरुदेव ने ही मुझे दिया है, ये मेरा विश्वास है। और हमेशा उनका संरक्षण हमारे साथ है, और हमें ये ऐसा महसूस होता है हमेशा कि वो हमारे साथ हैं। Right now, I'm an internal medicine physician and practicing in Seattle, Washington. मेरा सफ़र शांति कुंज से शुरू हुआ और आज मैं यूनाइटेड स्टेट्स में हूँ। कैसे मेरे जीवन में चेंजेस आए और कैसे मैंने फेस किए, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो शुरू की जो मेरी लाइफ है, जो चाइल्डहुड मेरा शांति कुंज में बीता है, वो तो बहुत अच्छा समय था। वो मुझे लगता है मेरे जीवन का सबसे अच्छा समय था। बहुत ही प्यार भरे वातावरण में हम थे। हमने बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें जैसे हार्ड वर्क और डिसिप्लिन सीखा, और हमेशा कुछ सीखते रहने का हम में उत्साह था, वो सब शांति कुंज से आया। हम इतने सारे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते थे, स्काउटिंग गाइडिंग करते थे जहाँ से हमें डिसिप्लिन आया, और हम कल्चरल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते थे, तो हमें क्रिएटिव होना और
कैसे सोशल गैदरिंग्स में प्रेजेंटेशन करना है, वो सब हमारी ट्रेनिंग शांति कुंज में शुरुआत से ही थी। उस समय हमें नहीं लगा, उस समय वो हमारे लिए इट वाज मोर लाइक फन टू अस, बट this is the great way of learning, that you are learning new things and you are taking as a fun. That's where the most benefit come from. तो वो हमारे उसमें बहुत ईज़िली आया। ऑल्सो हमारा एक नवयुग दल था जिसमें हम अनुष्ठान करते थे, तो मेडिटेशन करना हमारे लिए बहुत आसानी से हमें आ गया, और उस मेडिटेशन की वजह से मुझे हमेशा अपना फोकस मेंटेन करने में और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी डिटर्मिनेशन चाहिए था, वो मुझे मेडिटेशन से मिलता था। वो हमारे लिए बहुत आसान था। जब हम शांति कुंज में गायत्री विद्यापीठ में पढ़ते थे, तो वहाँ के सारे टीचर्स इतना ज़्यादा उनका अफेक्शन था हमसे पर्सनल लेवल पे, तो वो जो भी टीचिंग देते थे वो आज तक मुझे याद है, और मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ कि जो मेरे इनिशियल टीचर्स थे उनका मेरी अभी की लाइफ में बहुत सारा इन्फ्लुएंस है। और हार्ड वर्क की टीचिंग उन्होंने हमेशा शुरुआती दिन से ही हमें समझाया था कि देयर इज़ नो शॉर्टकट एंड देयर इज़ यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग ऑलवेज। तो शुरुआत के दिन बहुत अच्छे थे, हमने बहुत सारी लर्निंग की और बहुत अच्छे तरीके से लर्निंग की। फॉर मी I was very clear in my academic goal, what I wanted to achieve. So what I'm sharing is more about my academic goals and my career. तो शुरुआती दिन में I was influenced by my family, my grandfather, my uncles and aunts, that the changes they made in people's life, the influence that they have in people's life. So that influenced me towards the medical career. I knew that what it means to be in medicine, and hard work is part of a medicine. It's part of every career, but it's more so in medicine, and determination, staying focused. So इनिशियली जब मैंने कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट की तो थोड़ा चैलेंजिंग था, डिफ़िकल्ट था तैयारी करना। पहले साल मेरा नहीं भी हुआ, आई वाज नॉट सेलेक्टेड। मुझे फार्मेसी में एडमिशन मिला, तो पीपल अराउंड मी सेड ओके, देयर इज़ ऑलवेज यू नीड टू कीप योर अल्टरनेटिव ऑप्शन ओपन एंड you should give it a try. तो मैंने pharmacy school भी attend किया 1 month, but then I realized this is not what I wanted to do, and I was very determined what I want to do, so I took another year gap, and I just focused only in studying and getting selected in medical school. So that determination, that focus, वो शांति कुंज के environment की वजह से मुझ में आया था, और meditation practice करने से मुझे अपना focus maintain करने में कोई भी difficulty नहीं हुई. So up to this far, that getting selected to medical school was not that difficult. There was some challenges, but because of the teaching of the Shanti Kunj and practice of meditation, and of course Gurudev की कृपा तो हमेशा साथ में थी, उससे I was selected in medical school. So I will say my real challenges start when I went to medical school. Then I feel like I faced the real world. First challenge, the biggest challenge was that I grew up in so loving environment, and everyone around me is so affectionate, no one raising your voice, and now I'm in the environment where everyone is screaming at you, everyone is so harsh on you.
So it was very emotionally difficult for me, and I could not adjust. I was crying a lot. So I do know the people who feel depressed, how they might be feeling, even if they know that they are capable of, they are so emotionally overwhelmed that it's very difficult for them to come out of that depression. So that part was really challenging. Again, the practicing meditation, being focused and focus on a positive thought, that even if it seems difficult, I can do it. And of course, my mother was my greatest strength, and she told me just focus one step at a time. Second challenge was like language barrier. So of course my mother tongue is Hindi, and everything if you have to study is in English, and express yourself in viva and interviews in English. That was hard for me. What it made more than a hard, it made me slow. So being slow in a study in medical school is not a good thing. So you have to be at good pace, to say. So those first 6 months, overcoming the language barrier and overcoming in at the same time taking control of your emotions was so hard. But I was able to overcome it because of Shantikun's teaching, because of the meditation, and because, of course, support of my parents. So I did overcome that barrier. After that, it was hard work. So that's being said, being part of the Shantikun, hard work is not a difficult thing for us. Everyone, all of the children who were raised in the Shantikun, we all worked so hard. So that part was okay for us. So I continued to work. I continued to stay focused. There were distractions, but I was never swayed by the distractions. I was able to keep my focus. So those teachings from Shantikun helped me overcome this obstacle. The next one came when there was a major event in my life, that I got married, and same time moved to US. So that was another big challenge, because it's totally different culture. Getting adapted to that culture, learning different culture, and maintaining yourself here was a pretty big challenge. Of course, there were a lot of distractions as well, but again, keeping myself positive, focusing on positive thought, and practicing meditation, always practicing meditation, comes very helpful for me. Some people do not realize that how important it is for your mental well-being. And with the mental well-being comes the social well-being as well. So social and physical both. So then yeah, it was a little challenging, but yes, again, Gurudev ka Ashirwad tha. Then my husband was very supportive. He helped me learning the ways of Western culture. He was assistant professor, so he taught me how to express yourself during interview, how to write your resume, how to work on your letters. So I got a help, and I have belief I got all help because of the blessings of Gurudev. That's why I always have help. I worked hard, I did my part, and if you do your part, you will get help as well. So I got help, and again, then I got into my residency program, which is like a post-graduation in medical field, and I did an internal medicine. So again, doing residency was not so easy, because it's long working hours, it's a lot of
mental pressure that you have to continue to work in a difficult situation where there are decisions for lives and death, and so your physical well-being, your mental well-being is very important. So one thing that I missed in my medical school, that I did not practice yoga so much, I did not exercise as much, but when I came to US, then I had time to work on my physical well-being. So here I was practicing yoga, I was exercising, so that helped me in my residency. So see, you always in a great place where there is everyday activity involves practice of yoga, practice of meditation. So you're such a great place that it's gonna help you in your later life to overcome challenges and keeping you all together, to say. So that helped me. I was living alone in New York City, which was a big thing for me, living alone, because I was always very homesick and emotional kind of person. So living alone there, completing my residency, doing all that hard work, and staying mentally balanced was all it came from because of teachings of Shanti Kunj and practicing yoga and practicing meditation, keeping myself focused. And of course, I always have help from my parents and from my husband, from my brother. So that part I'm lucky, and of course, it's a blessing of Gurudev. But these are the two most important things for me, was yoga and meditation, and continue to practice it. Of course, another value that I got from Shanti Kunj that helped me in my medical career as being compassionate person. So it was so loving environment in Shanti Kunj. I think it came easily to me, and it helped in my medical practice that compassion is very important for us. Being caring, humility come from there. So all these values that is helping me in my career. I'm still in my learning path. You're in a medical career, you always learn, and always learning, of course, came from my early childhood as well. We learn from each patient. So this is the practice that I'm doing right now. I'm able to do because of the values and the teachings I got from my early childhood. So those were the challenges that I faced. There were some big changes in my life, and I was able to overcome it from practicing all those things. Everyone has their negative and their weaknesses, but continue to practice those yoga and meditation help you become a better person, to say. So these are the point I want to share: the quality of hard work, staying focused, being determined. If you want to do something, you have to you need your determination to do that. If you do that, and plus the tools of yoga and meditation will help you overcome the obstacle you will face in your life. So those were my experiences. It's still not a long journey. It's a very short journey, and it's in early phase. Hopefully, I will be able to do more greater work for society. Right now, all my goals and whatever I achieved is more for the worldly physical world. But hopefully I will be able to join in the greater task, but I'm still in my learning process. These are my tools. Hopefully these tools gonna help you. You are already under a great
guidance of scholars in the Shantikun. So you have a lot of already advantage and great learning from them. All I shared is my life journey and how I practice only those two important things, yoga and meditation, and that helped me overcome obstacle, and I'm where I am. So sabhi ko very good luck in your journey, and hopefully you will be able to achieve whatever your goals are. And I'm sure all of you will be doing great in your life. Good luck. My best wishes. थैंक यू प्रज्ञा त्रिपाठी दी आपके मार्गदर्शन के लिए। क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रोग्राम के को चेयर तरुणेंद्र सिंह जी को बुलाना चाहूँगा, जो कि सोशल एक्टिविस्ट्स हैं और हेल्थ काउंसलर भी हैं। योग के क्षेत्र में आज के समय में इन्होंने बहुत बड़ी अपनी पहचान बना ली है। सर ने योगायन कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज के सर फाउंडर भी हैं, जो कि हमारे यहाँ न्यू दिल्ली इंडिया में है। मैं सर से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो आएं और हमें अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। गुरु चेतना की सूक्ष्म उपस्थिति एवं वेद माता गायत्री के संरक्षण में आप सभी देश के भावी कर्णधारों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज मन हर्षित भी है और गौरवान्वित भी। हर्षित इसलिए कि भारतीय धर्म व संस्कृति को विश्व पटल पर स्थापित करने वाले संस्थानों में अग्रणी देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आप लोगों के मध्य अपने भावों और विचारों को साझा करने का अवसर सौभाग्य प्राप्त हुआ। और गौरवान्वित इसलिए कि जिन्हें आज दुनिया वेद मूर्ति के रूप में, एक युग प्रवर्तक के रूप में, एक समाज सुधारक संगठक के रूप में जानती है, ऐसे इस संस्थान के कुल पिता परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिनके स्थूल संरक्षण में, स्थूल वात्सल्य में हमारे को बचपन बिताने का अवसर सौभाग्य प्राप्त हुआ। आइए आज के सत्र की शुरुआत प्रार्थना के माध्यम से करते हैं। प्रार्थना अर्थात श्रेष्ठताओं के पुंज से, उस परम चेतना से, दिव्य चेतना से अपने आप को संयोजित करना। दुनिया भर में की जाने वाली छोटी और बड़ी सभी प्रार्थनाओं के मूल में दो ही बातें प्रधानतया दिखाई देती हैं। पहला, श्रेष्ठताओं से संयोजन, और दूसरा, निकृष्टताओं से बचाव या अवरोधन। अर्थात हमारे व्यक्तित्व को मंगलकारी पथ पर ले जाने वाली, संयोजित करने वाली शक्ति व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचारों व भावों से संयोजन। और दूसरा, हमारे व्यक्तित्व को विखंडित करने वाली, अवनति की ओर ले जाने वाली शक्ति व्यक्ति, स्थान, विचार व भावों से हमारा अवरोधन या बचाव। इन्हीं भावों को अपने अंदर समाहित किए हुए आइए एक छोटी सी वैदिक प्रार्थना करते हैं। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। मित्रों, आइए बात को एक कथानक के साथ ही आगे बढ़ाते हैं। एक बार एक ओपन ड्राइंग कंपटीशन कहीं पर रखा गया और यह घोषणा की गई कि जिसकी थीम, जिसकी कलाकृति की थीम उत्तम होगी, प्रेरक होगी, अद्भुत होगी, उसी को इस कंपटीशन का विजेता घोषित किया जाएगा। और निर्धारित समय पर हजारों कलाकृतियां, एक से एक बढ़कर के कलाकृतियां प्रस्तुत की गई।
उन्हीं कलाकृतियों में से एक कलाकृति ऐसी भी थी जिसने जूरी मेंबर्स का ध्यान विशेष रूप से अपनी ओर आकर्षित किया। उस कलाकृति में एक जिन्न जैसा कोई प्राणी दिखाया गया था जो बहुत ही देखने में चिकना प्रतीत हो रहा था, और अनेकों लोग उसको अपनी अपनी शक्तियों से वश में करने की कोशिश कर रहे थे, उसकी गति को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहा था। हर किसी से फिसलता हुआ चला जा रहा था। और एक और विचित्रता भरी बात यह थी कि उस प्राणी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वह घने बालों से ढका हुआ था। लहराते हुए उसके आगे की ओर बाल उसके चेहरे को दिखना ही नहीं दे रहे थे। उस कलाकार को बुलाया गया। कलाकार से स्पष्टीकरण जब मांगा गया तो उसने बताया कि यह समय का कल्पना चित्र मैंने प्रस्तुत किया है। समय बड़ा ही चिकना होता है, वह अपनी गति से निरंतर आगे बढ़ता रहता है। उसकी गति को, उसके प्रभाव को कोई प्रभावित नहीं कर सकता। और इसका चेहरा बालों से इसलिए ढका गया है कि समय का चेहरा कभी स्पष्ट नहीं होता। एक ही समय किसी के लिए हर्ष, किसी के लिए विषाद, किसी के लिए क्रोध, किसी के लिए आवेग, किसी के लिए प्रसन्नता, किसी के लिए दुख, किसी के लिए सुख, अनेकों भावाभिव्यक्तियों के रूप में वह अभिव्यक्त होता है, जैसे कि उसके कर्म होते हैं। और इसको यदि वश में करना है, इसको यदि अपने अनुकूल करना है, तो इसको आगे बढ़कर इसके लहराते हुए बालों को पकड़ना होगा, फिर यह आपके वश में आ सकता है। तो मित्रों, समय का यह सूत्र है कि समय को यदि आपको अपने अनुकूल बनाना है तो उससे आगे बढ़कर के उसको पकड़िए, पीछे तो फिसल जाएगा। आपको जो भी कार्य करना है उसकी कार्य योजना पहले से बना लीजिए। भविष्य की कार्य योजना आप पहले से बना लीजिए, तभी आप समय की अनुकूलता प्राप्त कर पाएंगे और कार्य में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आप जरा गौर कीजिए कि ईश्वर की दी हुई नियामतों में समय ही एक ऐसी नियामत है, समय ही एक ऐसा अमूल्य पुरस्कार है जो सभी को, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, आदमी हो, औरत हो, सबको एक समान मिला है। कोई कितना ही महत्वपूर्ण व्यक्ति क्यों ना हो, उसको भी 24 घंटे का समय मिला हुआ है। कोई भीख मांगने वाला भिखारी है, उसके पास भी 24 घंटे का समय है। ऐसा नहीं है कि कोई महत्वपूर्ण पद पर बैठा है तो उसके लिए 1 सेकंड बढ़ जाए, या कोई किसी कम महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन से 1 सेकंड अपने में जोड़ सके। तो समय को जिसने प्रबंधित कर लिया उसका जीवन व्यवस्थित होता हुआ चला जाता है। समय को एक बार आपने व्यवस्थित कर लिया, एक बार उसको अपने कार्यों के अनुसार, कार्यों के महत्व के अनुसार आपने उसके खंडों को विभाजित कर लिया, व्यवस्थित कर लिया, फिर चाहे आप मटेरियल वर्ल्ड में बढ़ें और चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बढ़ें, बड़ी से बड़ी सफलताएं आपके सामने बौनी पड़ती हुई चली जाएंगी। सफलताएं आपकी झोली में आती हुई चली जाएंगी। और मित्रों, इस समय आप जिस समय से गुजर रहे हैं वह विद्यार्थी जीवन कहलाता है। और विद्यार्थी जीवन जीवन भर का स्वर्णिम काल है। स्वर्णिम काल इसलिए कि यह संग्रहण का समय है। इस समय जो संग्रह कर लेता है, चाहे आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए संग्रह करना हो, मजबूत शरीर के लिए, चाहे आपको ज्ञान का संग्रह करना हो, अनुभव का संग्रह करना हो, आपको जो भी संग्रह करना है, आप भविष्य में जैसा बनना चाहते हैं, जो जो उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं, उनका संग्रह इसी समय होता है। बुवाई का समय है। किसान सही समय पर यदि बुवाई ना करे, बाद में मुश्किलों में पड़ जाती है, खाने के लाले पड़ जाते हैं। समय पर यदि बैंक में डिपॉजिट ना किया जाए और बाद में लाभ लेने की सोची जाए तो संभव नहीं। इसी तरह विद्यार्थी जीवन को जिसने सदुपयोग कर लिया, इस समय थोड़े से कष्ट, थोड़ी सी कठिनाइयां, थोड़े से अनुशासन में अपने आप को बांध लिया और मेहनत कर ली,
तो इस समय थोड़े समय की हुई मेहनत उसको जिंदगी भर का आराम देती है। आज जिसने मेहनत कर ली, व्यवस्थित कर लिया, उसका जवानी अच्छी उपलब्धियों के बीच में और बुढ़ापा आरामदायक स्थिति में एक सफल व्यक्तित्व के रूप में, एक आदर्श नायक के रूप में भी जाना जाता है। लोग उसका अनुकरण करने के लिए, उसके पीछे चलने के लिए, उसके अनुभवों का लाभ लेने के लिए लालायित होते हैं, जिसने अपने जीवन को व्यवस्थित कर लिया। एक बार मैं आर्मी कैंट में अपनी क्लास, स्वास्थ्य परामर्श की क्लास लेकर के लौट रहा था और वहां पर दीवार में एक बहुत ही अच्छा कोटेशन मुझे दिखाई दिया। कोटेशन था कि जो सैनिक ट्रेनिंग फील्ड में अपना पसीना नहीं बहाते, वो युद्ध क्षेत्र में अपना खून दे करके उसकी कीमत चुकाते हैं। मित्रों, हमारा विद्यार्थी जीवन एक ट्रेनिंग फील्ड ही है। इस समय जिसने मेहनत कर ली, जिसने अपने आप को अनुशासित कर लिया, वो समझ लीजिए कि जिंदगी भर आराम के साथ एक सफल व्यक्तित्व के रूप में पहचाना जाएगा। और जो नहीं कर पाया, जिसने आलस्य और मनोरंजनों के पीछे भागते हुए इस समय को गंवा दिया, वह जिंदगी भर एक असफल व्यक्ति के रूप में अभावों से ग्रस्त जीवन जीता हुआ, शिकायतें करता हुआ और अंत में इस संसार से विदा हो जाता है। विध्वंस या विनाश के लिए किसी भी प्रशिक्षण या कला कौशल की आवश्यकता नहीं होती। आप एक पत्थर लीजिए और किसी के सर पे मार दीजिए, उसको घाव लग जाएगा, उसको चोट लग जाएगी। आप किसी गाड़ी को, किसी मकान को, किसी बिल्डिंग को माचिस की तीली से आग लगा दीजिए, वह कुछ ही देर में जल करके नष्ट हो जाएगी। उसका सारा सौंदर्य, सारा कला नष्ट होता हुआ चला जाएगा। लेकिन जरा विचार कीजिए कि उसी छोटे से घाव को ठीक करने के लिए एक डॉक्टरी प्रशिक्षण की, एक दवाइयों के जानकार की, एक अनुभवी डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। आपको एक डिग्रियों की जरूरत पड़ती है, एक प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है। यही क्रम चाहे आप बिल्डिंग बनाने वाले इंजीनियरों को देख लें या गाड़ी बनाने वाले इंजीनियरों को देख लें, उसमें कितने तकनीशियनों का ज्ञान अनुभव लगा होता है, तब कहीं जाकर के वो अपनी सुविधा से लोगों को लाभान्वित कर पाती है, आकर्षित कर पाती है। तो ठीक इसी तरह हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तित्व में ज्ञान, कला, कौशल, तकनीकी और अनुभव को विकसित करने का नाम, उस समझ को विकसित करने का नाम ही शिक्षा है। शिक्षा मात्र नंबरों की दौड़ नहीं है। नंबरों के पीछे भागते हुए हम एक दिन थक जाते हैं, जिंदगी से निराश हो जाते हैं, लेकिन कोई ना कोई नंबर 1 कहलाने की दौड़ में हमें धक्का लगाने के लिए तत्पर रहता है। आज कक्षा में नंबर 1 आने के लिए हम दौड़ करते हैं, अपना उत्तम परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, और फिर स्कूल में, फिर प्रदेश में, और इस तरह कल जब बड़े होते हैं तो साधन सुविधाओं के लिए नंबर 1 की दौड़ हमारी प्रारंभ हो जाती है और हम जीवन को जीना भूल जाते हैं। आप विद्यार्थी जीवन को भी एंजॉय कीजिए। आप बिजनेस में हैं, जवानी में हैं, तो उसको भी एंजॉय कीजिए। अपने हर पल को, जिंदगी को जीना शुरू कीजिए। ये मत सोचिए कि अभी पैसे आ जाएं, अभी फलानी चीज पास कर लें तो जिएंगे। ये भविष्य की तृष्णाओं में मत फंसे। अपने विद्यार्थी जीवन को एंजॉय कीजिए। विद्यार्थी सोचता है कि जवानी में लोग, माता पिता, बड़े भाई लोग कितने आनंदित हैं, उन्हें परीक्षाएं नहीं देनी पड़ती, लेकिन जब उसमें आते हैं, जवानी में आते हैं, जब कमाने के लिए दर दर भटकना पड़ता है, तो सोचते हैं कि विद्यार्थी जीवन अच्छा था, कोई चिंताएं नहीं थी, घर परिवार को चलाने की कोई चिंताएं नहीं थी। आज नई चिंता है। तो जिंदगी में हमेशा नई चिंताएं, जवानी में, बुढ़ापे में जवानी अच्छी लगने लगती। तो इस तरह अपनी जिंदगी का सदुपयोग करना चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। क्या पढ़ें? कौन सा विषय सफलता दिलाने के लिए ज्यादा उपयोगी है? ऐसे प्रश्न भी अक्सर लोग हमसे पूछा करते हैं। तो जवाब यही होता है कि कोई विषय आपको सफलता के पायदान पर उच्च स्थान प्रदान नहीं कर सकता।
बल्कि आप जिस विषय में, जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उस विषय का गहन अध्ययन कीजिए, उसकी विशेषज्ञता, उसका अनुभव आप प्राप्त कीजिए, और वही विषय की विशेषज्ञता ही आपको ऊंचा बढ़ने में मदद करेगी। लेकिन अपने आप को एक डाटा बैंक बना करके मत रखिए। अपने व्यक्तित्व में सर्वांगीणता के विकास के लिए प्रयास कीजिए। अपनी कमियों को निरंतर थोड़ा थोड़ा करके आप छांटते रहिए। आप देखिए, खदान से निकलने वाला एक अयस्क होता है, लोहे को लीजिए, तो वो लोहा जो खदान से अभी निकला है वो आपके लिए या समाज के लिए कोई उपयोगी नहीं, लेकिन वही लोहा जब तपा करके, गर्म करके कुछ अशुद्धियां उसकी दूर हो जाती हैं, तो उसी से फिर आप दैनिक उपकरण, कुल्हाड़ी, गैती, फावड़े, हंसिया, चाकू और न जाने घरेलू काम में आने वाले कितने ही तरह के उपकरण बना करके उनसे लाभ ले सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। उसको थोड़ा और शुद्ध कर दीजिए तो वह फिर पूर्ण शुद्ध होकर के स्टील के रूप में परिणित हो जाता है, और स्टील के रूप में एक बार परिणित हो जाने के बाद फिर उसकी कमजोरियां नष्ट हो जाती है, फिर उसमें जंग नहीं लग सकता, और वह स्टील फिर चाहे आप उसे बर्तन बनाइए, चाहे आप उससे छुरी चाकू बनाइए, चाहे मशीनों के कल पुर्जे बनाइए, वह अपने हर मानक पर खरा उतरेगा। वह जिस उद्देश्य से बनाया गया है उस उद्देश्य को पूर्ण करेगा। ऐसे ही आप क्या बनते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। आप डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, सैनिक बनते हैं, नेता, अभिनेता, आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले यदि आप एक संस्कारवान व्यक्तित्व बन गए, आपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर लिया, अपनी कमियों को आपने धीरे धीरे करके घटाना शुरू कर दिया, तो फिर आप अपने जीवन में सफल होते हुए चले जाएंगे, लोगों के बीच में एक आदर्श नायक के रूप में स्थापित होते हुए चले जाएंगे। आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, अनेकों अभिनेता, अभिनेत्रियां, बिल्डर्स, एकेडमिक मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग, इंजीनियर्स आत्महत्या करते हुए आपको दिखाई देंगे। इतने उच्च सफलता के स्तरों तक पहुंचकर एक सामाजिक स्तर, मानक स्तर प्राप्त करने के बाद भी लोग आखिर आत्महत्या करने के लिए विवश क्यों हो जाते हैं? धन का अभाव नहीं है, समाज में सम्मान का अभाव नहीं है, फिर भी इसका एक ही कारण होता है कि उन्होंने नंबरों की दौड़ करते हुए अपने आप को अपने विषय का विशेषज्ञ तो बना लिया, किंतु व्यक्तित्व में समग्रता का विकास नहीं। से लोग प्रायः पूछते हैं, जिज्ञासा करते हैं कि बच्चों को एक अच्छा इंजीनियर कैसे बनाया जाए, एक डॉक्टर कैसे बनाया जाए, एक अच्छा IAS अफसर कैसे बनाया जाए, एक बिजनेसमैन कैसे बनाया जाए। इन सब के लिए तमाम अकादमिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, कोचिंग उपलब्ध हैं, किंतु उसके अंदर संस्कार के भाव, अपनत्व के भाव, सेवा के भाव, विश्व बंधुत्व के भाव, ये कैसे विकसित किए जा सकते हैं? आज बड़े परिवारों में लोगों की चिंता का विषय यही है कि बच्चों में कोई स्नेह का बंधन नहीं है, कोई अपनत्व का भाव नहीं है, वह हर चीज को इकोनॉमी की दृष्टि से देखते हैं, तौलते हैं। तो अध्यात्म ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा धरातल उपलब्ध कराता है जहां हम सर्वांगीणता, पूर्ण व्यक्तित्व प्राप्त करते हैं। एक अपने जीवन के क्रम में आप योगाभ्यास को, आसनों को, ध्यान को, प्राणायाम को संयोजित कीजिए। इनके लिए अपना समय निकालिए। ये आपकी क्षमताओं को बढ़ाएंगे, आपके आरोग्य में आपकी मदद करेंगे, आपकी मानसिक शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाएंगे, क्योंकि इम्यूनिटी का अभाव दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। एक तो शारीरिक जो आपकी इम्यूनिटी होती है, फिजिकल इम्यूनिटी एंड मेंटल इम्यूनिटी, इनकी कमी अक्सर देखने में आती है। तो इसके लिए आप योगाभ्यास को अपने जीवन का क्रम बनाइए। और दूसरा, अध्यात्म के जो मुख्य आधार स्तंभ हैं, उपासना और साधना,
इनको अपने जीवन में स्थान दीजिए। उपासना से मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप भजन गाने लगें और मंदिरों में भागने लगें और दिन भर माला ही घुमाते रहें। इसका मुख्य आधार उपासना का मतलब है श्रेष्ठताओं से व्यक्तित्व को उत्कृष्टता की ओर ले जाने वाले सकारात्मक भावों, विचारों से, ऊर्जा से, चेतना से आपका जुड़ाव, आपका संबंध, आपका लगाव बने। और साधना से मतलब मैनेजमेंट, व्यवस्था से आपके अपने शरीर की क्षमताएं, प्रकृति के दिए हुए संसाधन, समाज के दिए हुए संसाधनों का बेहतर मैनेजमेंट, व्यवस्थापन, किस तरह हम अपनी जिंदगी को ऊंचा उठाने में कर सकते हैं, उनसे लाभ लेने में कर सकते हैं। मित्रों, इन सब के बीच में एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात देखने में आती है वह है वातावरण। वातावरण का प्रभाव हमारी जिंदगी में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आपने सुने होंगे भुसावल के केले बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। इलाहाबाद के अमरूद, उनका स्वाद कुछ अलग ही होता है। इसी तरह नागपुर के संतरे, हिमालय में पाया जाने वाला ब्रह्म कमल की सुगंधी, इनकी आप पौध ले जाकर के कहीं भी इनको उगा सकते हैं, कहीं भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन उनकी वो क्वालिटी, उनकी वो विशिष्टताएं आप हर जगह पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि वो खास मिट्टी में, खास वातावरण में उत्पन्न होते हैं। आज अनेकों अकादमियां, अनेकों प्रशिक्षण संस्थान ऐसे हो सकते हैं जहां देखने में लग सकता है कि वहां देव संस्कृति विश्वविद्यालय से बेहतर सुविधाएं हैं, बेहतर एकेडमिक जो है पर्सनालिटीज हैं, एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन जो यहाँ वातावरण जो आपको उपलब्ध है आध्यात्मिकता का, संस्कारों का, वह सहज, श्रद्धेय, युगल का आपको अध्यात्म का अनुभव, फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड का अनुभव, और आदरणीय चिन्मय भैया जैसा कुशल आत्मीयतापूर्ण नेतृत्व मार्गदर्शन उपलब्ध है, वह आपको अन्यत्र शायद ही देखने को मिलेगा। यहाँ का वातावरण आपको व्यक्तित्व विकसित करने में, सर्वांगीणता प्राप्त करने में ठीक वैसा ही रोल अदा कर पाएगा जैसा कि अच्छे केलों के लिए भुसावल का वातावरण, संतरों के लिए नागपुर का वातावरण, अमरूदों के लिए इलाहाबाद का, ब्रह्म कमल के लिए हिमालय का वातावरण उपयोगी है। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ओम शांति। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले सर्वप्रथम मैं तरुणील सिंह जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा उनके मार्गदर्शन के लिए। साथ ही मैं अपने कार्यक्रम के कीनोट स्पीकर अरुण सोनी जी को, जो कि सीनियर डेटा इंजीनियर मैसेज वर्ड एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में कार्यरत हैं, मैं उनसे अनुग्रह करूंगा कि वो आएं और अपने मार्गदर्शन से हमें अभिभूत करें। सभी को प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप सब सकुशल होंगे। आदरणीय चिन्मय भैया और लर्न फ्रॉम लीडर्स की टीम को मेरा धन्यवाद कि उन्होंने मुझे अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर दिया। इन वीडियोस का उद्देश्य तो आप सबके साथ कुछ नोटवर्दी एक्सपीरियंसेस शेयर करने का है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा इतना समय हुआ नहीं कि मैं आपको कुछ ऐसा बता पाऊँ। इसलिए मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे प्रिंसिपल शेयर कर रहा हूँ जो आपकी डिसीजन मेकिंग और थॉट प्रोसेस को बेहतर बना सकते हैं। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद माय इंट्रोडक्शन। आई एम श्योर नॉट मैनी ऑफ यू नो मी। Myself Arun. I work as a software/data engineer at a communications company called MessageBird. I was born and raised in Shantigunj and did my schooling in Gayatri Vidyapeeth. Afterwards, I did my bachelor's in computer science from JP Institute of Information Technology, Noida. And then I worked for like 2.5 years for the Indian product company called Wingify before my current role. So let's start. The first one is say no to prescriptions. It's a bit weird to explain, to be honest, but I will try. So कुछ बेहतरीन करने के लिए जब आप प्रेस्क्रिप्शन या ट्यूटोरियल्स पर ध्यान देने की बजाय आप सीधे उसे आजमाने की कोशिश करें।
बेसिक्स समझने के लिए आप ट्यूटोरियल्स पढ़ सकते हैं या रेफरेंसेस चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ ठोस बनाने के लिए हाथ पाँव आने पड़ेंगे और ब्रिक बाय ब्रिक अपना तजुर्बा लगाना पड़ेगा. This is especially true for technical fields where always following a manual or blog can only get to a point and not any point further. To be really good at your job, you need to put together the pieces yourself, and like this is only how it comes. For like the excellence only comes when you say no to prescriptions. There is no manual or guideline for doing such things. You have to put together your own experiences. Next one is be aware of your cognitive biases. जब भी आप कोई निर्णय ले रहे हो तो अपने cognitive biases या पूर्वाग्रहों से सतर्क रहें और उनको अवॉइड करें. फॉर एग्ज़ाम्पल इनमें से एक है confirmation bias. इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि जब आप कोई नई पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर रहे हो तो आपका झुकाव उसको अपने प्रायर बिलीफ्स की तरफ डालने का होगा. आप कॉन्ट्रास्टिंग एविडेंस को इग्नोर कर देंगे या फिर वही एविडेंस चुनेंगे जो आपके प्रायर बिलीफ्स को सपोर्ट करता हो. इस तरीके के और भी बायसेस हैं, लेकिन उनको समझाना शायद मैं ढंग से डिस्क्राइब ना कर पाऊँ और इतना समय भी नहीं है. तो आप उनके लिए बुक्स पढ़ सकते हैं जो उनको बेहतर तरीके से डिस्क्राइब करती हैं. आई वुड जस्ट लाइक टू एम्फसाइज कि कॉग्निटिव बायसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे अफेक्ट योर डिसीजन मेकिंग इन लॉट ऑफ वियर्ड वेज. सो आप एक बुक ले सकते हैं जो आई कैन गिव यू फॉर एग्जाम्पल इज़ कॉल्ड आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली, which is also really good, and you can try to see for what kind of cognitive biases are there. So next one is develop long term thinking. जब भी आप नए अवसर को परस्यू कर रहे हो तो थोड़े लॉन्ग टर्म का सोचें और उसके साथ एसोसिएटेड रिस्क को समझ लें. लॉन्ग टर्म में सोचेंगे तो आपका नज़रिया बदलेगा और आप वो चीज़ देख पाएंगे जो आप पहले मिस कर रहे थे. चांसेस लेने से डरे नहीं और ये तो मान ही लें कि फेलियर्स आर पार्ट ऑफ योर लाइफ्स एंड फेलियर्स विल बी मोर देन योर विंस. अगर आप लंबे समय तक एक डिसीजन के साथ नहीं रह सकते तो ये समझें कि शायद वो डिसीजन ठीक नहीं है. इसका सीधा उपाय ये भी है कि इफ़ यू लव व्हाट यू डू देन यू विल स्टिक विद इट फॉर अ लॉन्गर टाइम. परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है और हालांकि स्मार्ट वर्क इज़ बेटर देन हार्ड वर्क, लेकिन आपको हार्ड वर्क की आदत डालनी चाहिए. कभी ना कभी हार्ड वर्क pays off and it will increasingly make your decision process more embedded in yourself and not reliant on outside factors. आप लोग ध्यान के साथ साथ सिर्फ खाली बैठने की यानी थोड़ी देर कुछ ना करने की कोशिश करके देखें. मेरे एक्सपीरियंसेस में ये आपको मोर माइंडफुल बनाता है. हर समय कुछ ना कुछ करने से थोड़ा ब्रेक लें और सिर्फ बैठ जाएं. यू हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ डूइंग नथिंग. हम हमेशा कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ ड्राइव कर रहे होते हैं. आजकल इतने सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपको हमेशा एंटरटेन रखने की लिए उससे आपको हमेशा एंटरटेन रखेंगे. इससे ब्रेक लें और अपने दिमाग को थोड़ा सा आराम दें. ध्यान दें कि आपका दिमाग आपसे क्या कहना चाह रहा है. ये आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा. द नेक्स्ट वन इज़ इम्प्रूव योर रेशनैलिटी. रेशनैलिटी यानी आपके तर्क, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड. अब आपको अपनी रेशनैलिटी या तर्कों को बढ़ाना चाहिए. आप उन विषयों से शुरुआत कर सकते हैं जिनमें आपकी रुचि है. आपको किसी भी विषय में पूरा नहीं झांकना क्योंकि वो समय लेगा, लेकिन सबके फंडामेंटल्स या आधार को समझ सकते हैं. आजकल हम कई तरीके से चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं, इसलिए उनको समझना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि हम डिसीजंस ठीक से ले पाएँ. यू कैन स्टडी सब्जेक्ट्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम योर कोर कॉम्पिटेंसी बट आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर योर वर्ल्ड स्किल्स. For example, negotiation, economics, game theory, how you influence others. ऐसे विषय चुनें जो आपके ओवरऑल विज़न या दृष्टिकोण को इम्प्रूव करेंगे. नेक्स्ट वन इज़ इम्प्रूव योर सेल्फ अवेयरनेस. आप लोग DSPV और शांतिकुंज के वातावरण में रहते हैं तो वहाँ का प्रभाव तो होगा ही. तो मुझे लगता है कि ये आपको बहुत ईजीली आएगा. इसका मतलब है कि आप अपने आप को बेहतर तरीके से समझें, अपने इमोशंस को, आपके रिएक्शंस के अंडरलाइंग रीजंस को समझें. You have to get comfortable being uncomfortable. You have to seek what motivates you, seek your emotions and try to feel why you feel what you feel. Note that all achievements that we have are internal only and life is a single player game. So you don't compete with anybody else but yourself. This is a strive for good habits. और हालांकि मुझे लगता है कि आप DSPV और शांतिकुंज के एनवायरनमेंट में आप सब के आते थे
निखर ही रही होंगी, लेकिन दिस आई विल जस्ट लाइक टू एम्फसाइज दिस वंस, आपकी आदतें आपको बनाती हैं, इसलिए आपको अपनी आदतों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए और उनको समय समय पर रिवैल्यूएट करते रहें। लोग 1 साल को ज़्यादा मूल्य देते हैं और 5 सालों को कम, और इसी में हमारी आदतें काफ़ी बड़ी भूमिका अदा करती हैं। इसलिए अपनी आदतों को नियंत्रण में रखें और गुड हैबिट्स अफेक्ट्स योर डिसीजन मेकिंग इन अ वे दैट यू विल हैबिचुअली अवॉइड द पिटफॉल्स। सो आई थिंक लेट्स जस्ट मूव टू द समरी। जो मैंने आप लोगों को बताया कि कॉग्निटिव बायसेस एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ डिसीजन मेकिंग पर्सपेक्टिव, और आप इसमें से प्रैक्टिस में डाल सकते हैं हार्ड वर्क या एंड डूइंग नथिंग फॉर अ वाइल। रेशनैलिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस भी आप अपने हैबिचुअल हैबिट्स में डालेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा आप लोगों से। आशा करता हूँ कि आप सबको ये उपयोगी लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कोशिश करके देखिएगा। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं अरुण सूरी जी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा उनके मार्गदर्शन के लिए, और साथ में ही मैं कार्यक्रम के अपने एमिनेंट स्पीकर विवेक मिश्रा जी को बुलाना चाहूँगा, जो कि सैप एबीएपी डेवलपर एकम ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड हरिद्वार इंडिया में कार्यरत हैं। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा वो आएँ और अपने मार्गदर्शन से हमें अनुग्रहित करें। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। मेरा नाम अभिनव मिश्रा है। मेरे पिताजी का नाम श्री जितेंद्र कुमार मिश्रा है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती मीना मिश्रा है। मेरी छोटी बहन कुमारी दीक्षा मिश्रा है। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय चिन्ह भैया और सभी लर्न फ्रॉम लीडर्स टीम का, जिन्होंने मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया। परंतु मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो लर्न फ्रॉम लीडर्स की जो बात कही गई है, तो मैं कोई लीडर्स नहीं हूँ। मैं आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ और आप ही के बीच से आया हुआ हूँ। बस कुछ कंपनियों में काम किया है और बाहर रहकर कुछ जो एक्सपीरियंस मैंने किए हैं वही आपको सामने शेयर करूंगा मैं, ताकि आप उससे लाभान्वित हो सकें, जो कुछ भी आपको लाभ मिल सके, ऐसा प्रयास रहेगा। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली था कि जिस सन को मैं पैदा हुआ उसी सन को मेरे पिताजी ने अपना पूरा जीवन गुरुदेव को समर्पित कर दिया, शांतिकुंज को समर्पित कर दिया, और शांतिकुंज में एक जीवनदानी कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पे आकर कार्य करना शुरू कर दिए थे पिताजी। तो बचपन से ही मैं शांतिकुंज में पला बढ़ा, यहीं खेला कूदा। 8वीं तक की शिक्षा मैंने गायत्री विद्यापीठ से प्राप्त की। उसके बाद 10वीं और 12वीं के लिए मैं बाहर PHL में पढ़ने के लिए जाया करता था। बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ से मैंने 10वीं और 12वीं पास की। उसके बाद में पुणे से मैंने इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की। यहीं से आप समझिए कि एक प्रोफेशनल कैरियर की शुरुआत हो जाती है। मैं यहाँ पे 2 बातें आप सबके सामने शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि जीवन के 2 महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। एक प्रोस्पेक्ट्स होता है प्रोफेशनल और एक दूसरा प्रोस्पेक्ट्स होता है स्पिरिचुअल का। प्रोफेशनल प्रोस्पेक्ट्स में एजुकेशन से स्टार्ट होता है। तो अपने बारे में बताता हूँ कि मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की शिक्षा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेड से यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से प्राप्त की थी। उसके बाद में मुझे सबसे पहले वहीं पे एक कंपनी है फोर्ब्स मार्शल, वहाँ पे कार्य करने का मौका मिला। उसके बाद में मैं दिल्ली स्विच हुआ। यहाँ पे मैंने सनटेक वेब सर्विसेज में कार्य किया। उसके बाद में टाटा टेली सर्विसेज में काम करने का मौका मिला, वहाँ पे काम किया। उसके बाद में वर्चुअल एम्प्लॉय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसमें काम किया। उसके बाद 2 और कंपनीज में मैंने काम किया। एक शिवान सॉल्यूशन कंपनी है, वहाँ पे काम किया। उसके बाद में पायस मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी है, वहाँ पे काम किया। और अभी कोरोना के कारण मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लॉन्ग नहीं कर पाया। और अभी एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी है, यहाँ पे मैं हरिद्वार में काम कर रहा हूँ। इस समय प्रेजेंटली हरिद्वार में ही शांतिकुंज में हूँ
और सिडकुल में जाकर काम करता हूँ। सबसे पहले जो शुरुआत मैंने की थी तो फोर्ब्स मार्शल कंपनी से, तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से मैंने यहाँ पे काम करना किया, किस किस प्रोजेक्ट्स पे काम किया। क्योंकि मैंने तो काम कर लिया इन कंपनियों में, लेकिन इसका लाभ आपको कैसे मिलेगा, क्या काम किया, कैसे किया। तो मेरा काम सॉफ्टवेयर रिलेटेड रहता था और मैं कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस हैं उसमें एप्लीकेशन डेवलप करते हैं और उसी एप्लीकेशन के थ्रू जो भी वर्क होता है वो काम करते हैं। तो जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट का काम होता है वही मैंने किया और वही मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे। सबसे पहले मुझे फोर्ब्स मार्शल में था तो वहाँ पे बहुत अच्छे मैनेजर मुझे मिले थे और उन मैनेजर ने मुझे विजुअल बेसिक जो लैंग्वेज है उसमें काम करने का मौका दिया और मुझे सपोर्ट बहुत किया उन्होंने कि अभी ना कोई बात नहीं, तुम टाइम लो और इसको सीख के कुछ अच्छा डेवलपमेंट करो। तो मुझे उन्हीं का जो समझिए कि सपोर्ट और स्नेह मिला और जो पुटअप उन्होंने दिया मुझे किस तरीके से आप और अच्छे से काम कर सकते हैं, तो मैंने उसको ग्रो किया। और उसके बाद में मैं जब फोर्ब्स मार्शल में काम किया वहाँ से फिर मैं दिल्ली स्विच हुआ। यहाँ पे सनटेक वेब सर्विसेज है और वर्चुअल एम्प्लॉय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये मेनली यूके और यूएस के क्लाइंट हैं यहाँ पे, उसके लिए हम काम करते थे। तो वहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया यहाँ पे और टाटा टेली सर्विसेज में भी विजुअल बेसिक लैंग्वेज में ही काम करता था मैं। तो मेनली जो प्रोजेक्ट्स मैंने काम किए, एक जो फोर्ब्स मार्शल कंपनी थी उसमें मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम होता था कि बहुत सारे वॉल्व बनते हैं। तो क्या होता है कि इसमें डेवलपमेंट कैसे होती है, आप सोचते हैं कि अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में इतना टाइम लगता है, बहुत जो भी कंज्यूम करने में टाइम लगता है और उसके बाद में एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो उस प्रोडक्ट को बनने में कितना समय लगता है, क्योंकि जो इंजीनियरिंग की जो वर्क्स की कंपनी होती है उसमें हर एक काम में अलग अलग टाइम लगता है और वो फिक्स टाइम होते हैं क्योंकि मशीन से काम होता है। और उसकी इम्प्रूवमेंट कैसे हो सके, कितने टाइम में हमारे पास कितना पार्ट्स है, कितना बन सकता है उससे, और हमारा टारगेट कितने हैं अभी इस साल का, तो हमें और कितने पार्ट्स चाहिए होंगे। तो ये सारा जो ब्यौरा बनता है तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होता है कि इतने पार्ट्स हैं तो इतने बनेंगे, इतना आपका टारगेट है तो इतने और पार्ट्स चाहिए, उसमें इतना टाइम लगेगा, उसमें आपको इतना टाइम में इतना बन पाएगा और इतना और एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, उसको आपको उस टाइम को मैनेज करना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें जो इस समय करंट जो हमारे पास एसेट्स हैं उसके थ्रू हमें बताना होता है। तो इस तरीके का एक सॉफ्टवेयर वहाँ पे मेरे को बनाने का मौका मिला। फिर इसके बाद में जब मैं टाटा टेली सर्विसेज में आया, वहाँ पे चैनल पार्टनर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और अलग अलग जोन्स हैं, सर्किल हैं। तो ये अलग अलग परचेज करते हैं कि जो सिम्स होते हैं वो सिम होते हैं, डोंगल्स होते हैं और जो रिचार्ज वाउचर्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो परचेज करते हैं। और वो कितना परचेज कर सकते हैं एक दिन में, क्योंकि उनका बैलेंस पूरा अकाउंट बना होता है वहाँ पे टाटा टेली सर्विसेज में। तो उसके लिए उनको इन्फॉर्मेशन डेली शेयर करनी होती थी। तो वहाँ पे ऑटोमेशन की ज़रूरत होती थी क्योंकि करीबन सर्किल्स 20-25 हैं। उन 20-25 सर्किल्स में इतने अलग अलग सैकड़ों 200-300 जोन्स हैं। फिर वहाँ पे अलग अलग चैनल पार्टनर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो हजारों लाखों व्यक्ति हैं, उनको हर 2 घंटे में मेल भेजनी है। तो ये संभव नहीं है कि आप मैनुअली कर सकें। तो उसके लिए ऑटोमेशन का काम करना होता है। तो मुझे उस ऑटोमेशन में काम करने का मौका मिला। तो जो ERP है वहाँ से डेटा आता है, आपको विजुअल बेसिक में उसे डेवलप करना है और उसे भेजना है। तो इस तरीके से आप वहाँ पे काम करते हैं। ये प्रोजेक्ट से एक हुआ। फिर एक जो यूके और यूएस के क्लाइंट है, वहाँ पे एक कंपनी के लिए काम किया था, आर्कस सॉल्यूशन वर्चुअल एम्प्लॉय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। तो वहाँ पे क्या था कि जो वो लोग इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की सर्विसेज देते हैं आर्कस सॉल्यूशन में। तो इंजीनियर्स क्या होते हैं कि इंस्टॉलेशन के लिए जाते हैं और वहाँ पे अगर कोई डिफेक्ट्स आ गया है तो उसे डिफेक्ट्स को बग्स को फिक्स करने के लिए जाते हैं।
तो इस काम के लिए क्या होता है कि इंजीनियर्स जा रहे हैं, ट्रैवलिंग में टाइम लग रहा है, वहां पे कितना काम कर रहे हैं, और बहुत सारे इंजीनियर्स खाली बैठे हुए रहते हैं। तो हमें एक फ्लो चार्ट बनाना होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना होता है कि उससे हमें डे टू डे तुरंत पता लग सके कि इस जोन में इतने इंजीनियर्स हैं और वो इंजीनियर्स कितने टाइम काम कर रहे थे, कितने टाइम ट्रैवल कर रहे थे, है ना, कितने टाइम वो आइडियल बैठे हुए थे। तो उसका वाया फ्लो चार्ट भी पता लगना चाहिए, वाया ग्राफिकल और पिक्चर्स के फॉर्म में भी, फिगर्स के फॉर्म में भी पता लगना चाहिए कि क्या चल रहा है इस समय, कितने इंजीनियर्स हमारे पास अवेलेबल हैं करंट टाइम में और कितने वर्किंग में हैं, कितने टाइमिंग में, ये सब। तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर बनते हैं। तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर हम बना सकते हैं। लेकिन ये तो बातें हुई कि हमने ये प्रोजेक्ट किया, लेकिन इसको इनिशियल लेवल से हमें स्टार्ट करना होता है। तो मैं आपको कैसे बेनिफिट दे सकता हूं? अभी तो आपको कुछ भी नहीं पता होगा, क्योंकि जब मैं भी था तो मुझे भी कुछ नहीं पता रहता था कि मैं कैसे काम करूं इस चीज को। तो छोटी छोटी बातें जो होती हैं उससे हम शुरू करते हैं कि एडिशन के प्रोग्राम्स बनाएं, और उसके बाद में एडिशन के प्रोग्राम के बाद में लूप्स में जाएं, फिर एक छोटा सा प्रोजेक्ट मिल जाए उस पर काम करें, डेटाबेस में हम अपना डेटा सेव करें, फेच करें, धीरे धीरे सिंगल डेटा फेच करें। तो इस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं यही चाहूंगा। और बाद में यहां से जब हम लॉजिक बनाना सीख लें तो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं, चाहे जावा में काम करें, चाहे हम पाइथन्स में काम करें, चाहे आप बहुत सारी लैंग्वेज है। मैं जैसे अभी मैंने किया कि विजुअल बेसिक में इतनी ग्रोथ नहीं है तो मैं एसएपी में मूव किया। वहां पे मुझे पायस मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, वहां पे काम करने का मौका मिला, और अभी एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, वहां पे भी मैं एज ए एसएपी वेब डेवलपर काम कर रहा हूँ। तो ये क्या होता है, बड़ी ईआरपी होती है, उसमें सारी कंपनी का डेटा इंटीग्रेटेड रहता है, और उसमें एक एक ट्रांजेक्शन के लिए लैक्स ऑफ रिकॉर्ड्स डेटाबेस में सेव रहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मेरी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, उसमें इतने सारे टैबलेट्स हैं और सिरप से वो सारे बन रहे हैं, वो सारे के सारे जा रहे हैं बन के। तो वो जो ट्रांजैक्शन हो रही है, वो ट्रांजैक्शन लैक्स ऑफ रिकॉर्ड में होती है। तो उसको मैनेज करने के लिए एक बिग सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। तो उन बिग सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरीके की डेवलपमेंट्स की जरूरत होती है, तो वो थोड़ी बिग होती है उसमें हम। तो अगर यहां से शुरू करेंगे धीरे धीरे तो हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि यूट्यूब में हम एक वीडियो चैनल्स बना लें, वहां से हम सीख सकते हैं, या ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर लें। तो इस तरीके से हम शुरू कर सकते हैं। जैसा भी सुझाव मिलेगा हम उस तरीके से आगे बढ़ेंगे। ये तो हमारी प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स हो गया। छोटी सी बात हम करते हैं स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स में, क्योंकि हमारा जो भी कार्य है वह बिना स्पिरिचुअल के पूरा हो नहीं सकता है, क्योंकि हम गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस की बात जहां तक आपसे करूं तो उसमें पहले मैं शांतिगंज में था। यहाँ पे मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। बचपन से ही बहुत अच्छा माहौल था, चाचा जी चाची जी सभी यहाँ पे रहते हैं, परिवार का माहौल है, और बचपन से ही यज्ञ प्रणाम और संस्कार इन सब के बारे में पता चला। लेकिन जब बाहर जाते हैं तो वहां पे इन चीजों को कैसे अप्लाई करें ये हमें सीखने का मौका मिलता है, और वही सबसे बड़ी देन होती है। जैसे पुणे में मैं गया तो वहां पे मुझे बुक स्टॉल लगाने का मौका मिला। पहले मैं गया तो मेरे को समझ में नहीं आता था कि कैसे काम करूं, क्या करूं। फिर धीरे धीरे कॉलेज में कंपटीशन होते थे, फिर लगा मैं बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट थोड़ा बहुत करता था, पर ये नहीं समझ में आता था कि गुरुदेव के काम को कैसे आगे बढ़ाऊं। फिर उसके बाद में एक बार जब मुझे मौका मिला तो मैं कलेक्शन का वहां पे था कि किसके पास किस तरीके का अच्छा कलेक्शन है वो लाके प्रेजेंट करे। तो मेरे को लगा कि गुरुदेव की बुक से अच्छा कैसा और क्या कलेक्शन हो सकता है। तो मैं वही कलेक्शन को लेके गया वहां पे सबके सामने रखा कि ये मेरा कलेक्शन है। कुछ लोगों ने सिक्कों के कलेक्शन रखे थे, कुछ ने टिकट्स के कलेक्शन रखे थे अपने, कुछ ने अपने कुछ डिजाइन्स वगैरह बनाए थे उसके कलेक्शन रखे। तो मैंने ये कलेक्शन रखा, और यकीन पहले तो मैं बहुत डर के गया, लेकिन लास्ट में जब लोगों ने कहा कि ये सबसे बेस्ट कलेक्शन अभिनव का ही है, और उन्होंने मुझे वहां पे एज अ विनर चूज किया, तो मुझे लगा कि नहीं, गुरुदेव का कार्य में अगर आप थोड़ा सा स्टेप बढ़ाएंगे तो आपको बहुत आगे बढ़ने को मिलेगा। उसके बाद में
वहाँ पे मैं पुणे में यूथ ग्रुप में काम किया, प्लांटेशन किया, बाल संस्कार शाला में कुछ दीदी लोग काम करती थी, वहाँ पे गया। यज्ञ संस्कार होते थे, 24 कुंडे यज्ञ, 5 कुंडे यज्ञ, वहाँ पे हर सैटरडे संडे को मैं वहाँ पहुँच जाया करता था और अपना जो भी कंट्रीब्यूशन होता था वो मैं देता था। तो इस प्रकार हम बहुत सारे कार्यों में कर सकते हैं और उसके कांटेक्ट मुझे आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, शांतिकुंज से मिल जाएंगे, कहीं पे जोनल जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ पे मिल जाएंगे। मैं दिल्ली में आया, वहाँ पे मुझे ऐसा देखने को मिला कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूथ ग्रुप एक्टिव नहीं हो पाया था उत्तर नगर की साइड, वेस्ट दिल्ली में। तो मैंने वहाँ पे यूथ ग्रुप बनाने की कोशिश की, क्योंकि पुणे से मैं काम करके आया था तो थोड़ा सा पता थोड़ा बहुत चल गया था कि यार इस तरीके से काम करें तो और अच्छे से हम गुरुदेव का काम कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस भी आ गया था थोड़ा बहुत कि गुरुदेव के काम में अगर आप थोड़ा सा हाथ बढ़ाएंगे तो गुरुदेव आपको पुटअप करके आगे जरूर साथ देंगे और आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। तो इस तरीके से मैं दिल्ली में कई जगह वहाँ पे भी यूथ ग्रुप बनाए और प्लांटेशन भी वहाँ पे भी जारी रखा और 2-4 लोगों से मिलजुल बढ़ते हुए वो 30-35 लोग एक्टिव, जो 30-35 मेंबर्स हैं वो बने और उनसे मिलके हम 100-150-200 की टीम लेकर हम वहाँ पर योग दिवस में भी चले जाया करते थे। वहाँ पे भी जो गायत्री परिवार है उसको रिप्रेजेंट करते थे हम। तो बहुत सारे कार्य करते थे। लास्ट में मैं आपको 2 बातें बताना चाहूँगा, 2 कहानी है जिसके माध्यम से आपको लगे कि पता चलेगा कि इसका लाभ कैसे मिल सकता है और यही असली जो हमारा जीवन है वो जो लाभ मिलेगा वो आपको इसी से मिलेगा, गुरुदेव के कार्य से, स्पिरिचुअल से। प्रोफेशनल भी कैरियर उससे भी और अच्छा ग्रो हो जाएगा, क्योंकि मोरल सपोर्ट बहुत जरूरी रहता है। एक बार क्या होता है कि हम यज्ञ कर रहे थे तो वहाँ पर एक भैया थे, उनको मैंने इनवाइट किया कि भैया यहाँ पे सोसाइटी है और यहाँ पे हमें यज्ञ कराना है और यहाँ पे नए नए लोग हैं, उनको हमें जोड़ना है। थोड़े नए ज़माने के लोग हैं, थोड़े रिच फैमिलीज़ भी हैं यहाँ पे और नॉर्मल फैमिलीज़ भी हैं, तो उस हिसाब से हमें अच्छा मौका मिलेगा हमें गुरुदेव के काम को बढ़ाने का। भैया आए, उन्होंने यज्ञ कराया, हम सभी ने मिलकर ये कराया, बहुत ही अच्छा यज्ञ हुआ, सभी लोग बहुत खुश हुए। क्या हुआ, उसी बीच में भैया का मोबाइल था, टैबलेट था, मोबाइल जैसा बड़ा जो आजकल यूज़ करते हैं, उसमें ऊपर से पत्थर गिर गया, वो टूट गया। भैया परेशान, क्योंकि जो भैया थे वो साइबर कैफ़े चलाते थे और साइबर कैफ़े संडे को बहुत अच्छा चलता है, वो संडे को छोड़ के हमारे कामों में आया करते थे। तो क्या होता था कि परिवार वाले भी थोड़े से परेशान रहते थे उनसे कि आप जिस दिन सबसे अच्छा चलता है बिजनेस उस दिन आप गुरुदेव के काम में चले आते हैं, तो ये ठीक नहीं है। और हम लोग कहते थे कि नहीं भैया बहुत अच्छे हैं और आप चाहते हैं आप गुरुदेव के काम में आया करिए। अब मोबाइल भी टूट गया, तो फिर हमने क्या किया, फिर उसके बाद में हमने सोचा कि भैया वैसे ही परेशान रहते हैं, ऐसा कुछ हो गया, तो हमने उसी दिन रात को तुरंत उनका एक नया मोबाइल परचेज करके उनको दिया, प्रेजेंट किया। इतना अच्छा प्रभाव उनकी फैमिली में पड़ा कि उन्होंने कहा कि नहीं, कोई न कोई अपना है, गायत्री परिवार में काम कर रहा है तो कोई न कोई अपना है उसका, जो उसका ख्याल रखता है। इसका रिजल्ट कैसे मिला? इसका रिजल्ट ऐसे मिला, एक बार क्या हुआ कि मैं दिल्ली में था, मेरे घर में चोरी हो गई। मेरे घर में 2 लैपटॉप थे, एक भैया ने मुझे उसी दिन रात को नया लैपटॉप दिया था, शायद किसी ने वॉच कर लिया हो कि नया लैपटॉप ला के दे रहा है और उन्होंने मुझे इंस्टॉल करने को दिया। घर में 3-4 मोबाइल्स थे, मोबाइल फ़ोन्स, और कुछ पैसे वगैरह कैश था वो भी दिया था। तो ये सारी चीज़ें चोरी हो गई, 2 लैपटॉप, 3 मोबाइल, मेरा पर्स चोरी हो गया और घर में कुछ छोटे मोटे थे सामान कई सारे, वो भी चोरी हो गए। तो काफ़ी अच्छा खासा लॉस हो गया था। सोचिए, जिस दिन रात को मेरे घर चोरी हुई, हमें पता नहीं चला था, आज बहुत से तरीके से चोरी होती है। सुबह जब हम देखे तो दोनों तरफ से दरवाजे बंद थे, हम बहुत परेशान, किसी तरह दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलने के बाद में देखा भैया लोग फ़ोन वगैरह तो सब चोरी हो गया था। तो ऊपर एक दीदी भैया लोग रहते थे गायत्री द्वार के पास में, उनके पास गए, उनको बताए तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया, अरे ऐसे कैसी बात है। उन्होंने फिर फ़ोन किया। सोचिए, उसी दिन शाम को जिन भैया का नया लैपटॉप परचेज करके वो मुझे रात को दिए थे, वही भैया मेरे लिए नया मोबाइल उसी दिन
परचेज करके देते हैं। जिनका लैपटॉप चोरी हो गया वो मेरे को ब्लेम कर सकते थे, लेकिन गायत्री परिवार का प्रेम देखिए कि वो मेरे लिए नया मोबाइल परचेज करके दे रहा हूँ। कह रहे हैं कि लैपटॉप चोरी हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, उसकी कोई परेशानी नहीं है, आपको वो मत टेंशन लीजिए। और जिन भैया का पहले जिनका टैबलेट टूट गया था यज्ञ के समय में, वो भैया मेरे को कंप्यूटर डेस्कटॉप लाकर उसी दिन शाम को दे देते हैं कि भैया आपका काम बहुत जरूरी है। जबकि उनका साइबर कैफे चलता है, वो उससे बिजनेस कर सकते थे, लेकिन वो मेरे को ला के देते हैं कि भैया आप अपना काम शुरू करिए। तो ये आत्मीयता की बात होती है और इस आत्मीयता को हमें आगे बढ़ाना है। और इसी आत्मीयता को मैं चाहता हूं कि आप सभी अपने अंदर रखें और इसी को रखते हुए आगे बढ़ें, हम यही सीखें। तो मैं यही चाहूँगा आप सभी से लास्ट में कि हम प्रोफेशनली आगे बढ़ें जरूर, बहुत ही अच्छी बात है, पर स्पिरिचुअली भी आगे बढ़ें। गायत्री परिवार का काम जरूर करें, जहाँ पर भी ट्री प्लांटेशन का मौका मिले, बाल संस्कार शाला चलाने का मौका मिले, यज्ञ संस्कार कराने का मौका मिले, वहाँ पे अपना सहयोग देने का मौका मिले, अंशदान समयदान देने का मौका मिले, कोई भी कार्य करें जरूर करें। बुक स्टॉल लगाएं, कहीं पे भी कुछ नहीं मिले तो गुरुदेव की पुस्तकें खरीदें, बुक स्टॉल लगाएं। गायत्री परिवार के संगठन का कांटेक्ट नहीं मिल रहा हो तो शांति कुंज में संपर्क करें, awgp.org वेबसाइट पे जाएं, अपने आसपास के शक्तिपीठ में मिलें, पर इस तरीके से कार्य जरूर करें। प्रोफेशनली हमने कहा है कि हम किस प्रकार जो भी मैंने सीखा है वो मैं आपको यूट्यूब चैनल या ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा, और स्पिरिचुअली आप सभी लोग आगे बढ़ें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं विवेक मिश्रा जी का धन्यवाद ज्ञापन देना चाहूँगा। साथ ही मैं आगे अपने प्रोग्राम के एमिनेंट स्पीकर प्रेमकांत साहू जी को बुलाना चाहूँगा, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं टेक्नो ट्रेड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इंडिया में। वो आएं और हमें अपना मार्गदर्शन प्रस्तुत करें। प्रणाम, मेरा नाम प्रेमकांत साहू है और मेरा जन्म शांतिकुंज हरिद्वार उत्तराखंड में हुआ है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गायत्री विद्यापीठ से हुई और उसके बाद मैंने BCA के लिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। फिर उसके पश्चात मैंने BIT दुर्ग छत्तीसगढ़ से मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस किया और अभी वर्तमान में मैं बेंगलोर में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कार्यरत हूँ। सबसे पहले तो मैं आदरणीय चिन्मय भैया को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस लर्न फ्रॉम लीडर्स जैसे एक शानदार कार्यक्रम के तहत मुझे कुछ बोलने का मौका दिया और मुझे इसकी सत्पात्र समझा। हालांकि निजी तौर पर मैं मानता हूँ कि अभी मुझे और बहुत कुछ करना है अपने लाइफ में, बहुत कुछ अचीव करना है और बहुत आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, मैं हमेशा एक कहानी अपने सभी मित्रों से कहता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि एक गुब्बारा वाला समुद्र किनारे गुब्बारे बेचा करता था और जब उसके गुब्बारे की बिक्री कम हो जाती तो वो एक गैस से भरा गुब्बारा हवा में छोड़ देता था, जिससे क्या होता कि आसपास के बच्चे उस उड़ते हुए गुब्बारे को देखते और फिर से गुब्बारे खरीदने को ललायित हो जाते और उसकी बिक्री फिर से बढ़ जाती। बहुत देर से एक छोटा सा बच्चा उसकी इस गतिविधि को देख रहा था और कुछ देर बाद वो सकुचाते हुए उसके पास गया और उसने पूछा कि चाचा, क्या तुम काले रंग का गुब्बारा हवा में छोड़ोगे तो क्या वो भी उड़ेगा? तो इस पे उस गुब्बारे वाले ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ बेटा, वो भी उड़ेगा, जरूर उड़ेगा। क्यों? क्योंकि गुब्बारा इसलिए नहीं उड़ता कि उसका कलर क्या है, गुब्बारा इसलिए उड़ता है कि उसके अंदर कौन सी गैस भरी गई है। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार कोई भी आदमी इसलिए महान नहीं बनता, इसलिए ऊंचा नहीं उठता कि वो कहाँ का है, किस जगह का है, किस जाति का है, किस धर्म का है, किस तबके का है, किस क्लास का है, बल्कि वो इंसान इसलिए ऊंचा उठता है, इसलिए महान बनता है कि उसके संस्कार क्या है, कि उसके भीतर जो जीतने की तमन्ना है, आगे बढ़ने के इरादा क्या है, उसके इरादों में कितनी मजबूती है। दोस्तों, ठीक इसी तरह जो मैंने भी अब कुछ बातें हैं जो मैंने अपने जीवन में फॉलो करी हैं और अभी भी कर रहा हूँ, वो कुछ इस प्रकार हैं कि मैं तो बहुत स्ट्रिक्टली बिलीव करता हूँ कि कुछ बातें याद रखनी चाहिए और कुछ बातें बिल्कुल भूल जानी चाहिए। दूसरा, मैं काम वही करता हूँ जिसमें दिल लगे, अथवा जो काम करता हूँ उसमें दिल लगा लेता हूँ। ये सीख मैंने अपने पिताजी से पाई है और मैं इसे कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करूँ। तीसरी बात, सलाह लें और सम्मान दें।
परिस्थितियों से तालमेल बिठाइए और सलाह लीजिए और सम्मान दीजिए। ये तो दोस्तों, इन्हीं बिंदुओं पे मैं आपसे चर्चा करता हूँ कि अगर देखिए, मैं याद रखने और कुछ भूलने को अगर आपको कह रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों कि आपके माता पिता की जो आशाएं हैं आपके प्रति, जो भी उनके सपने हैं, है ना, जो भी उन्होंने आपके बारे में सोचा है कि एक सच हमारे एक परिवार को एक अच्छा नया नाम देगा, रोशन करेगा हमारा नाम, उस बात को हमेशा याद रखिए, उसको भूलिए मत। और आपको जो भूलना है वो ये कि आप जो भी दुख दर्द अपने संघर्ष के दौरान जो भी दुख आपको मिल रहा है, जो भी आपको कष्ट सहने पड़ रहे हैं, उनको भूल जाइए और उनसे मिली सीख को याद रखिए। तो देखिएगा कि आप निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे और ये आपको बहुत ही मोटिवेट करेगा आपको आगे बढ़ने के लिए, कुछ नया कर गुजरने के लिए। दोस्तों, दूसरी बात ये कि आप काम वही कीजिए, है ना, जिसमें आपका दिल लगे, आपका जो मन करता है वो कीजिए, है ना। जो भी आपको लग रहा है कि हम ये कर सकते हैं, हमारी प्रतिभा इस ओर है, उसमें आप करिए, बहुत अच्छा है। पर कई बार क्या होता है कि परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं, कुछ बातें ऐसी घट जाती हैं कि आप उस समय, उस दौरान, वर्तमान स्थिति परिस्थिति में वो काम नहीं कर पाते हैं। तो उस समय आपको जो काम करना पड़ रहा है उससे आप दिल लगा लीजिए, क्योंकि आपका दिल लगेगा, आपका मन रहेगा, आपका पूरा समर्पण होगा जब तक किसी काम के प्रति, तभी आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो मैं उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हूँ कि टेक्निकल लाइन में कभी मैंने जाने का ऐसा सोचा नहीं था, पर फिर जब मुझे मेरी पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि एक समय बाद मुझे लगा कि कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का जो मुझे फील्ड मिला है वो यही है। तो फिर मैंने अपने आप से, अपने मन से उसके प्रति लगाव पैदा किया। और ये बिल्कुल आपके मन के ऊपर आप ही का निर्णय है, आप ही अपना निर्णय ले सकते हैं और आप ही का पूरा नियंत्रण है। और आप यकीन मानिए कि आप ऐसा कर पाएंगे। आप कोशिश करिए, लगाव रखिए उसके प्रति, तो आप एक बहुत अच्छे से समर्पण से उस काम को सीख पाएंगे और बहुत अच्छे से उसमें कर पाएंगे, उस क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, और मैं जो कहता हूँ कि जब भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले, है ना, जब भी कोई आपको लगे कि कोई अपॉर्चुनिटी मिले, उसको आपको ग्रैब करना है, उसको आपको समझना है। मेरे पिताजी मुझे बहुत अच्छी कहानी सुनाते थे कि क्या हुआ कि एक आर्ट गैलरी में एक चित्र लगा हुआ था। वो चित्र बड़ा अजीब था। कैसा चित्र था वो चित्र ऐसा था कि उसके जो है पीछे से वो टकला था, सामने बाल थे और पंख था। बड़ा अजीब विचित्र सा चित्र दिख रहा था। बहुत देर से एक जो विजिटर था वो देख रहा था कि यार ये कैसा चित्र है, कैसा अजीब चित्र है। तो उसने उसके चित्रकार को बुलाया और पूछा कि भैया ये क्या बना दिया आपने, है बड़ा अजीब सा दिख रहा है, ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि बेटा ये अवसर का चित्र है, दिस इज द आर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी का चित्र है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि वो जब आता है तो सामने से दिखाई नहीं देता, आपको आभास नहीं होता कि ये हमारे लिए अवसर आ रहा है। और वो उड़ता रहता है, वो रुकेगा नहीं, वो ठहरेगा नहीं, वो चले जाएगा। और जब चले जाएगा तो क्योंकि पीछे से टकला, आप उसे पकड़ नहीं पाएंगे। तो कुछ ऐसा ही अवसर मुझे प्राप्त हुआ 12th के बाद देव संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ने का। 50% मेरा मन था कि 50-50 आप कह लीजिए, 50-50 था कि पढ़ना है, मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं था। फिर मैंने वहाँ पर एडमिशन लिया और जब मैं वहाँ के दिनचर्या को, जैसा कि मैंने कहा कि मैंने अपनी बचपन से प्रवृत्ति बनाई हुई है कि मैं जो काम करता हूँ उसमें अपने आप को ढालने की कोशिश करता हूँ, उस पर लगाव लूँ। तो जब मैंने वहाँ की दिनचर्या को समझा, वहाँ के जो गतिविधियाँ, वहाँ के क्रियाकलापों को समझा, तो मतलब मुझे आनंद आ गया। लाइफ मैनेजमेंट की जो क्लासेस होती हैं, हम प्रोफेशनलिज्म आज मैं पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो हमारे फील्ड में ये बात कही जाती है कि प्रोफेशनली काम करिए। आप यकीन मानिए कि जितने भी प्रोफेशनली मैं काम कर पाता हूँ वो सब मैंने लाइफ मैनेजमेंट में की क्लासेस में सीखा है। और जो यहाँ की जो एडवांस लैब्स हैं, बहुत मतलब उन ऐसी सुविधा कहीं मिलती ही नहीं है दोस्तों, जो मुझे मिला और जो कुछ भी मैंने यहाँ पे जाना और समझा। तो ये सारी चीज़ें मुझे इतना प्रोत्साहित करती हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल एक ही पढ़ाई के क्षेत्र में हमने कुछ किया, हमें यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ होती हैं कई सारी, मेरा विशेष नाम सांस्कृतिक कार्यक्रम जो यहाँ के होते थे उसमें भी विशेष हम कुछ कर पाए। हमारी पूरी एक टीम बन गई, बहुत अच्छा वो एक सिलसिला चला। तो कुल मिला के आप एक तरह से आपका सर्वांगीण विकास जो एक इंसान का होता है, वैसा मेरा हुआ देव संस्कृत विश्वविद्यालय में। और जो कुछ भी मुझे अवसर प्राप्त हुए, मैंने उनको यूटिलाइज़ किया और ज़िंदगी में जहाँ कहीं भी अभी पहुँच पाया हूँ वो ऐसे ही आगे बढ़ करके धीरे धीरे जो कुछ भी
कोई भी मतलब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोई भी आदमी कोई बड़ा काम करता है इसलिए बड़ा नहीं हो जाता है दोस्तों। वो छोटे छोटे काम को उस महानता के साथ करता है, उस बड़प्पन के साथ करता है, इसीलिए वो एक बड़े आदमी के रूप में, एक इस्टेब्लिश्ड मैन के रूप में हमारे बीच में प्रख्यात होता है और एक अच्छी पहचान पाता है। तो ये ध्यान आप लोग रखिए। और मैं जो सबसे ज़्यादा जो एक असर करती है वो होती है सलाह लें और सम्मान दें और परिस्थितियों से तालमेल बिठाइए। सलाह लीजिए दोस्तों। हमें जो देव संस्कृत विश्वविद्यालय में और आगे भी जहाँ से मैंने मास्टर्स किया वहाँ पे भी मुझे मेरे सीनियर्स का विशेष प्यार मिला। कभी भी मैं हमेशा मतलब उनसे बहुत प्यार से मिला, उनको हमेशा ही सम्मान के साथ उनसे मैंने जो कुछ भी मशवरा लिया उन्होंने बहुत अच्छा मेरा हेल्प किया हमेशा। और उन्हें उनके ही मदद की वजह से जो है टेक्निकलिटीज़ हैं उसके प्रति मेरा जो है लगाव हो पाया, जो है मेरी जागरूकता आ पाई। और साथ साथ आप ये नहीं कि आप केवल अपने करियर ओरिएंटेड ही आगे बढ़ें, सब आपको क्या करना है कि सर्वांगीण विकास करना है आपको सबकी। और जब सोच बड़ी रखोगे तो जरूर उपलब्धि भी आपकी बड़ी होगी। तो आप एक ऐसे संकुचित सोच मत रखिए कि मैं केवल अपना भला कर लूँगा, अपना जीवन का कुछ कर लूँगा, ऐसा नहीं। आप परिवार को, मैं ये नहीं कहता कि परिवार को नेग्लेक्ट कीजिए। परिवार का सबसे पहले आता है आपका परिवार, फिर आता है आपका समाज। आप अपने समाज के प्रति भी अपनी कुछ जिम्मेदारियों को समझिए, है ना। और उन जिम्मेदारियों को निभाने का आप जब बड़ी जिम्मेदारी लेंगे, है ना, जब आप जिम्मेदार बनेंगे तभी तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो समाज के प्रति भी जो आपकी जिम्मेदारी है उनको समझिए और उसको निभाने के लिए अपने आप को काबिल बनाइए, अपने आप को सामर्थ्यवान बनाइए। और यकीन मानिए दोस्तों, इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल सा कुछ भी नहीं है ना। हम क्या होता है कि ये बात मैंने सध्या की गीता क्लासेस से सीखी कि असंशयम, वो हमेशा कहते थे कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। कि आप अभ्यास करिए। सबसे इस दुनिया में सबसे कठिन अगर कुछ है तो वो साधना है मन को। मन आज यहाँ है, कल वहाँ है, 2 मिनट में सोचेंगे आप यूके का, सोचेंगे आप लंदन पहुँच जाएंगे। तो मन जो है सबसे चंचल होता है आपका, पर उसे भी आप अभ्यास के द्वारा उसको बांध सकते हैं। आप अपना स्वास्थ्य एकदम उत्तम रख सकते हैं। योगाभ्यास करेंगे तो उससे आप स्वास्थ्य उत्तम रख सकते हैं। पढ़ाई में अगर अभ्यास करेंगे, नियमित आप रेगुलरिटी के साथ पढ़ाई करेंगे तो उसमें आप एकदम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभ्यास करना मत छोड़िए। ठीक उसी तरह एक अभ्यास एक प्रैक्टिस होता है। मैं अध्यात्म को भी अभ्यास ही मानता हूँ। अगर आप कुछ गुड हैबिट्स का जो संचय है, आप अगर उसका नियमित अभ्यास करते हैं तो आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में भी अच्छे से अपने आप को स्टेब्लिश कर पाएंगे, अगर आपका लक्ष्य वो है तो कुल मिला के मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि पूरे समर्पण के साथ जो भी कीजिए उसमें जान दे दीजिए और पूरे समर्पण के साथ उसको करिए। आप जरूर एक ना एक दिन सफलता को प्राप्त करेंगे और जरूर कुछ ना कुछ कुछ ऐसा कर जाएंगे जिससे आपके माता पिता और आपके परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे समाज और पूरे देश को आप पर गर्व होगा। और यही आपका प्रयास भी रहना चाहिए। नमस्कार। प्रेमकांत साहू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके मार्गदर्शन के लिए। कार्यक्रम के अंत में मैं हमारे सभी चेयरपर्सन, को चेयरपर्सन, एमिनेंट स्पीकर्स, की नोट स्पीकर सभी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और हम उन सभी के बहुत आभारी हैं जिन्होंने अपने ज़िंदगी के व्यस्ततम समय से कुछ समय निकालकर हमें अपना मार्गदर्शन दिया। मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी विद्यार्थियों ने इस सेशन का लाभ उठाया होगा और अपनी ज़िंदगी में इन अनुभवों को वो ज़रूर इनकॉर्पोरेट करेंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। देव टॉक्स की अगली श्रृंखला के लिए आप हमारे इसी YouTube चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। प्रणाम।